नमस्कार साथियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आप लोग लगातार इस चैनल के साथ बने हुए हैं, इसके लिए पूरा एपेक्स परिवार बहुत बहुत धन्यवाद देता है। माननीय दीपक सर भी आपके सामने बहुत जल्द अपनी बेहतरीन क्लासेस के साथ उपस्थित होने वाले हैं। बहुत ही ज़ोरदार तैयारी चल रही है, लेकिन ये मान लीजिए कि मतलब बेहतरीन कंटेंट के साथ वो आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। तो आप लोगों का जो इंतज़ार है वो बेकार नहीं जाएगा। तो बहुत जल्द आपके सामने मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस मिलने वाली हैं। फिलहाल हम लोग जीएस, करंट अफेयर, हिंदी और साइंस, ज्योग्राफी की क्लासेस के साथ आपके साथ लगातार बने हुए हैं। और इसी के साथ आज की जो क्लास है, ये आपको जो सीन दिख रहा है, इसमें सीन नदी भी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। व्यू अच्छा है और ऐसे चैप्टर्स को भी हम पढ़ाएंगे लेकिन आगे की क्लासेस में। और अगर इसकी जानकारी चाहिए तो फिलहाल ये एफिल टावर है जो कि पेरिस में है, फ्रांस में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेरिस या एफिल टावर किस नदी के किनारे है, तो वो सीन नदी के किनारे है। और ये सीन नदी आपको दिख रही है, इसके बगल से होते हुए निकलती है और ये बहुत ही खूबसूरत शहर है पेरिस। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, नौकरी लग जाए, अच्छे से जॉब ले लीजिए, उसके बाद आप इन शहरों में घूम भी सकते हैं। पूरा भारत घूमिए पहले, भारत घूमना पहले ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारत से सबसे खूबसूरत देश कोई भी नहीं होगा। उसके बाद दुनिया को भी आप भ्रमण कर सकते हैं दुनिया का, क्योंकि जितना ज़्यादा घूमेंगे उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है। चलिए, तो आज हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। स्टैटिक जीके का पहला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ मैं, और टॉपिक वाइज पूरी श्रृंखला चलेगी। पहला चैप्टर क्या है, आइए देखते हैं स्क्रीन पे। तो ये जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, भारत की प्रथम महिलाएं, और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 का मतलब हो गया कि आगे भी इसकी 2-3 वीडियोज़ में बनाऊँगा, जिससे कि पूरा कंटेंट आप तक पहुंच सके, अच्छा कंटेंट पहुंच सके, ऑथेंटिक कंटेंट पहुंच सके। कोई भी ज़बरदस्ती वाली चीज़ें नहीं होंगी कि सिर्फ टाइम पास जैसा हो, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपने पिछली वीडियोज़ में ऐसा देखा भी होगा कि सभी टीचर्स ने बहुत ही मेहनत के साथ सारी चीज़ें लिखी हैं। ये चीज़ें हम लोग खुद लिखते हैं यहाँ पर। हालांकि बहुत सारे जो अपने लोग हैं वो सलाह भी देते हैं कि सर इसकी पीपीटी बनवा लीजिए, लेकिन हम लोग अभी इस पर थोड़ा ज़्यादा अपना सोच रहे हैं कि मेहनत करके कर लिया जाए। पीपीटी वगैरह भी होगी, आप लोगों का साथ बना रहेगा इसी तरह से, तो उस पर भी काम किया जाएगा। फिलहाल आइए इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि मीरा साहेब फातिमा बीवी। देखिए, भारत की प्रथम महिलाओं को पढ़ने का एक बढ़िया ये भी मिल जाता है फैक्ट कि इससे हम लोग हर नाम में एक नए क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। जैसे अभी आप ये वाला नाम पढ़ेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझ जाएंगे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें। अगले नाम पे पहुंचेंगे तो किसी दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाएंगे, तो उस क्षेत्र के बारे में जानने को मिलता है और ये भी पता चल जाता है कि वो महिला किस क्षेत्र में पहली थी। तो आइए समझते हैं। मीरा साहेब फातिमा बीवी की बात करें अगर, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। देखिए, बहुत ही ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक 1950 से लेकर के 2024 चल रहा है, आज तक एक भी महिला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनी है। लेकिन जस्टिस बन चुकी हैं। तो जस्टिस कौन थी, उनका नाम लिखा हुआ है मीरा साहेब फातिमा बीवी। और ये जस्टिस थी 1989 से लेकर के 1992 तक। मीरा साहेब फातिमा बीवी की बात करें अगर, तो ये केरल राज्य में इनका जन्म हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने के बाद ऐसा नहीं कि उनका किसी भी क्षेत्र में कार्य समाप्त हो गया। ये तमिलनाडु राज्य की 11वीं राज्यपाल भी बनी थी 1997 से 2001 तक। मैं आपसे बता रहा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट में एक भी महिला चीफ जस्टिस बनी है, तो उसका आंसर होगा नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चीफ जस्टिस नहीं बनी तो जस्टिस भी नहीं बनी। जस्टिस तो बहुत सी महिलाएं बनी। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि बताइए, सुप्रीम कोर्ट में 1950 से लेकर के 2024 तक कुल कितनी महिलाएं जस्टिस बन चुकी हैं, यानी कि न्यायाधीश बन चुकी हैं। तो अगली स्लाइड में आपके सामने उसी का आंसर आने वाला है। आप लोग इसको समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोट्स को बनाइए, अच्छे से लिखिए, टॉपिक वाइज है सब कुछ। तो आइए देखते हैं। लिखा है सुप्रीम कोर्ट की अब तक कुल महिला न्यायाधीश। पहली बार कौन बनी थी, तो आपने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, फातिमा बीवी, जो कि 1989 से 1992 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम किया। उसके बाद सुजाता मनोहर 1994 से 1999 तक, रूमा पाल सन 2000 से 2006 तक। एसएससी जीडी 2019 ने क्वेश्चन पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबी सेवा देने वाली महिला न्यायाधीश कौन थे, तो उसका आंसर क्या बनेगा, रूमा पाल।
2000 से 2006 तक थी, लगभग 6 वर्षों का कार्यकाल था। हालांकि 6 वर्षों का कार्यकाल और भी महिलाएं पूरा करने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बीवी नागरत्ना, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी तक के लिए हमारा जो आंसर बनेगा वो रूमा पाल ही रहेगा, क्योंकि वो 2000 से 2006 तक अपना कार्यकाल कंप्लीट कर चुकी। ज्ञान सुधा मिश्रा की बात करें तो 2010 से 2014 तक ये सुप्रीम कोर्ट की चौथी महिला न्यायाधीश रहीं। रंजना देसाई, आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा 2018 से 2021 तक, इंदिरा बनर्जी, और हो सकता है आपने इंदिरा बनर्जी से आगे के नाम सुने हो, क्योंकि करंट अफेयर अगर आप कुछ नए विद्यार्थी हैं कंपटीशन के तो ये नाम तो आपने सुने होंगे, काफ़ी पुराने नाम नहीं सुने होंगे, बट ये करंट अफेयर में आप नाम सुनते रहे होंगे कि हाल ही में किसको सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश बनाया गया। तो उसी वजह से मैंने कहा कि ये नाम हो सकता है आपने सुने हो, हेमा कोहली, बेला त्रिवेदी और बीवी नागरत्ना। ये 3 नाम जो मैंने व्हाइट कलर से यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये इसीलिए क्योंकि इन तीनों का जो अपॉइंटमेंट हुआ था सुप्रीम कोर्ट में वो सेम डेट और ईयर को हुआ था, 31 अगस्त 2021 को। और 31 अगस्त 2021 से लेकर के इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, ये बात अलग अलग डेट में चली जाएगी। 1 सितंबर 2024 तक रहेंगी कौन, हेमा कोहली। बेला त्रिवेदी की बात करें तो 9 जून 2025 तक रहेंगी, और बीवी नागरत्ना की बात करें तो 29 अक्टूबर 2027 तक ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रहेंगी। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हेमा कोहली हैं, माफ कीजिएगा, हेमा कोहली हैं, ये तेलंगाना हाई कोर्ट की दूसरी चीफ जस्टिस भी रह चुकी थी। तेलंगाना हाई कोर्ट में दूसरी चीफ जस्टिस के रूप में, और वहाँ पर पहली महिला जज के रूप में भी इन्होंने काम किया है। हेमा कोहली इसके पहले करंट में ये क्वेश्चन बना चुकी हैं। बीवी नागरत्ना की बात करें तो 2027 में ये भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी, जो रिकॉर्ड टूट जाएगा अब तक का। आज तक महिला सुप्रीम कोर्ट में कभी चीफ जस्टिस नहीं रही है। जैसे कि वर्तमान समय में 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जी कानिया। 1950 से लेकर के 2024 तक टोटल 50 लोग चीफ जस्टिस बन चुके हैं, लेकिन इनमें से कोई महिला नहीं रही है। लेकिन 2027 में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कई बार मैंने सुना है बच्चों को ये बोलते हुए कि भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है, तो ये है नहीं, ये होंगी, अभी नहीं बनी, 2027 में ये रिकॉर्ड बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। लिखा हुआ है तंजौर बाला सरस्वती। तंजौर बाला सरस्वती ये पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला नर्तकी रही हैं। 1997 में इनको पद्म विभूषण मिला था। देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनना है आपको कि पहली महिला नहीं रही है, पहली महिला नर्तकी। अब नर्तकी का मतलब यहाँ पर कोई मामूली नर्तकी की बात नहीं हो रही है। हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। 8 शास्त्रीय नृत्यों के नाम क्या हैं, वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, मैं इसकी भी चर्चा करूँगा अभी। लेकिन आपको ये यहाँ पे फोकस करना है कि महिला नर्तकी के रूप में सबसे पहला पद्म विभूषण किसको मिला था, तो वो टी बाला सरस्वती या फिर तंजौर बाला सरस्वती को मिला था। 1997 में मिला था। अगर टी बाला सरस्वती की बात करें तो 1918 में इनका जन्म हुआ था और 1984 में इनका निधन हो गया था, और ये मद्रास राज्य से बिलोंग करती है। मद्रास मतलब तमिलनाडु की बात हो रही है। SSC MTS 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था कि टी बाला सरस्वती, हालांकि टी बाला सरस्वती ऑप्शन में था, क्वेश्चन था कि पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला नर्तकी कौन थी, तो आंसर टी बाला सरस्वती। लिखा हुआ है भरतनाट्यम। इसका मतलब है कि इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से रहा है, तो भरतनाट्यम से रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए मैं आपको एक बात डिस्कस कर दूं कि हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है और ये शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो पहला जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ से होगा, तमिलनाडु से होगा। इसके बाद एक होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ से होगा, आंध्र प्रदेश से होगा। कथकली, कथकली केरल से होगा। कथकली के बाद
केरल से एक और होता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम भी कहाँ से होगा? केरल से ही होगा। केरल से दो शास्त्रीय नृत्य होंगे, काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों में, कथकली और कथक में। देखिए कथक नहीं कहना है आपको, आपको कथकली कहना है। कथक बोल देंगे तो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। और आप ऐसे कर सकते हो ना कि कथकली का और ला तो केरल हो गया। एक कंफ्यूजन के लिए, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे दिमाग में रख सकते हो, कथकली में उत्तर प्रदेश होगा। इसके बाद एक होगा मणिपुरी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। मणिपुरी कहाँ से होगा? मणिपुर से होगा। एक होता है ओडिसी, ओडिसी कहाँ से होगा? ओडिशा से होगा। एक होगा सत्रिया, सत्रिया होगा असम से, सत्रिया होगा असम से। और एक होगा कथक, कथक हो जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश से। हालांकि ये चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, शास्त्रीय नृत्य, संगीतकार, किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध कहाँ से रहा है या फिर किस व्यक्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो वहाँ पर इन बातों की भी चर्चा होगी। जैसे हमने बोल दिया बिरजू महाराज, लक्षू महाराज, बिंदादिन महाराज, शंभू महाराज, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो वहाँ पे आंसर बनता है कथक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। फिलहाल अभी उस तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि चैप्टर है भारत की प्रथम महिलाएं। तो ये अगर काउंट करेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 शास्त्रीय नृत्य आपके सामने हो चुके हैं। यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है 1957 में, और संगीत नाटक अकादमी भी इनको मिल चुका है 1955 में। देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार लगभग एक इनिशियल अवार्ड होता है। जब कोई व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में अच्छा करता है तो उसको सबसे पहले यही अवार्ड मिलता है, संगीत नाटक अकादमी। एक उनको प्रोत्साहन मिल जाता है, फिर उस क्षेत्र में वो बढ़िया अच्छा करते हैं, अच्छे से अच्छा करते जाते हैं, और फिर आगे चल करके भारत सरकार उनको ध्यान देती है पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और भविष्य में फिर अगर बहुत ही अच्छा काम कर दिया तो फिर भारत रत्न भी उनको मिल जाता है। हमारे भारत में एक व्यक्ति हुए हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ये सारे पुरस्कार मिले हुए हैं, भारत रत्न में मिला हुआ है, पद्म विभूषण, भूषण, श्री, संगीत नाटक अकादमी, सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तीसरा नाम देखते हैं क्या है। तो लिखा हुआ है, अच्छा थोड़ी सी डिटेल थी, शायद मैंने ये आपको बता दिया था। जो दूसरा नाम हम लोगों ने पढ़ा था शायद सॉरी हिमा कोहली के बारे में और बीवी नागरत्ना के बारे में, वही मैंने बताया था कि हिमा कोहली सेकंड चीफ जस्टिस बनी थी तेलंगाना हाई कोर्ट की 2021 में, और बीवी नागरत्ना ये 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। ये फैक्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बीवी नागरत्ना के जो पिता थे ES वेंकट रमैया, ये भारत के 19वें चीफ जस्टिस थे। और ये बहुत ही अब इसको आप आलोचना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो बनते हैं उनकी फैमिली में कोई पहले कभी उनके चाचा, उनके पापा चीफ जस्टिस रह चुके होते हैं। जैसे इसी समय की बात करें, DY चंद्रचूड़ की बात करें तो एक और चंद्रचूड़ साहब पहले बन चुके हैं चीफ जस्टिस। हीरालाल जी कानिया की बात करें अगर, तो उसके बाद भी उनकी फैमिली से लोग चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वैसे ही बीवी नागरत्ना जब बनेंगे चीफ जस्टिस तो इनके पिता पहले थे चीफ जस्टिस, ये बात भी हम लोग कहेंगे। तो हल्की सी नेपोटिज्म की यहाँ से झलक दिखती है, बट इसको नेगेटिव वे में नहीं ले जाना है भाई, पढ़ लिख करके पहुँचते वहाँ पर। ये कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं है जो नेपोटिज्म यहाँ पे शब्द यूज़ किया जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हो। तो 1989 में इनको 19वां चीफ जस्टिस बनाया गया था ES वेंकट रमैया को। इन्हीं की बेटी 2027 में बनेगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो बहुत ही गौरवपूर्ण पल होगा इनके घर के लिए, इनके परिवार के लिए। चलिए अगला नाम लिखा हुआ है होमी व्यारा वल्ला, ये डिस्कस कर चुके हैं। होमी व्यारा वल्ला नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हो सकता है आपने सुना हो सकता है ना सुना हो, जैसा भी हो आइए देखते हैं। इनका जन्म 1913 में हुआ था, 2012 में इनकी डेथ हो गई थी। गुजरात राज्य से इनका नाता रहा है। इनका जन्म नवसारी में हुआ था और वडोदरा में इनकी डेथ हुई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? नवसारी में, और इनकी डेथ कहाँ हुई थी? वडोदरा में। ठीक है, इनकी डेथ हुई थी वडोदरा में। चलिए, तो इनकी लाइफ रही है। अब इस लाइफ के दौरान इन्होंने कौन से क्षेत्र, किस क्षेत्र में काम किया है? तो भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम किया था। 2011 में इनको पद्म विभूषण मिला था। पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, और सोशल मीडिया पर या फिर पब्लिक डोमेन में कुछ ऐसी फोटोज़ आपने देखी होंगी ब्लैक एंड वाइट टाइप की, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी बैठे होते हैं, महात्मा गांधी जी की फ़ोटो पुराने ज़माने की।
कई फ़ोटोज़ ऐसी हैं जो बहुत फेमस रहती हैं और इन्होंने वो फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, ऐसा न्यूज़ में या आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो कोई मामूली पत्रकार नहीं रही हैं फ़ोटो जर्नलिस्ट के रूप में, बढ़िया काम किया इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ। तो लिखा हुआ है मीरा कुमार, नाम मीरा कुमार है। इस कुमार शब्द से आप ये मत सोचना कि हम किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मीरा कुमार एक महिला रही हैं और ये बिहार राज्य से इनका नाता रहा है। इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है, तो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। अगर हम बात करें कि ये महिला लोकसभा अध्यक्ष कब से कब तक रही हैं, तो 2009 से 2014 तक ये भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। लेकिन 2009 से 2014 के बीच में जो लोकसभा चल रही थी वो 15वीं लोकसभा थी। लोकसभा का क्रम क्या होगा, तो वो 15वीं लोकसभा थी जिसमें इन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से अध्यक्षता की थी। इसके बाद 16वीं लोकसभा का गठन हुआ और 16वीं लोकसभा का जब गठन हुआ 2014 से 2019 तक के लिए, और लगातार दूसरी बार एक महिला को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया और वो महिला कौन थी, सुमित्रा महाजन। तो इसमें आप सुमित्रा महाजन को भी दिमाग में रखेंगे बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर पार्टी चेंज हो जाती है और पार्टी यहाँ पर कौन सी हो गई थी, बीजेपी, सुमित्रा महाजन। ओके, 2014 से भाजपा की सरकार सत्ता में आ जाती है और ये लोकसभा थी 16वीं। इसके बाद 17वीं लोकसभा का गठन होता है। 17वीं लोकसभा में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती है 2019 से 2024 के लिए, जिसमें एक सांसद हैं, कोटा से सांसद रहे हैं ओम बिड़ला जी को बनाया जाता है लोकसभा का 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष। उसके बाद 2024 से 2029 तक के लिए एक बार फिर से 18वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं और देश में आपको इस समय काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में आपने सुना भी होगा, नई मंत्रिमंडल बन चुकी है, सारा कुछ शपथ वगैरह भी हो चुकी है। लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो जो बन रहा है आज 15 जून है 2024, ये क्लास जो रिकॉर्ड हो रही है 15 जून 2024 को रिकॉर्ड हो रही है और अभी तक की जानकारी के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। और जहां तक खबर है कि अगले ही 1-2 दिन के अंदर ये निश्चित हो जाएगा कि लोकसभा का 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा। और जैसे ही बनेगा, आपकी करंट की क्लास ब्रजेश सर के द्वारा ली जा रही है लगातार, उसमें आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया है। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। वहाँ से प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी जानकारी मिलेगी, स्पीकर के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो चलिए, फिलहाल यहाँ पे इसको मैं यहीं रोक देता हूँ। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी मीरा कुमार, कांग्रेस पार्टी की थी। लेकिन एक बात यहाँ पे और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना था 2017 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जब रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया गया था, तो राष्ट्रपति उम्मीदवार विपक्ष ने किसको उतारा था। क्वेश्चन बना था ये पीसीएस के एग्जाम में कि 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में रामनाथ कोविंद जी के अपोजिट पार्टी में कौन था या विपक्ष ने किसको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया था, तो वो मीरा कुमार ही थी। और तो ये नहीं समझना है आपको कि जो राष्ट्रपति है या फिर जो चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के उससे कोई मतलब नहीं है, जो राष्ट्रपति जीता बस उसका नाम याद रखना है। विपक्ष में कौन था उसको बिल्कुल इग्नोर करना आपके लिए उचित नहीं होगा। आप तो एक विद्यार्थी हैं, तो आपको सारे फैक्ट समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला पॉइंट, सरोजिनी नायडू। आप स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, सरोजिनी नायडू जैसे लोगों को आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये लोग परीक्षा के बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, बहुत ही पसंदीदा जो आयोग होते हैं उनके बहुत पसंदीदा ये सब नाम होते हैं जिनको ये प्रश्न बनाते रहते हैं। तो सरोजिनी नायडू बताते हैं कि पहली महिला राज्यपाल थी। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 से लेकर के अपनी मृत्यु तक, ये 2 मार्च 1949 यहाँ लिखा है कि इनका कार्यकाल खत्म हुआ था। तो कार्यकाल दरअसल इसलिए खत्म हुआ था क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने जब लिखा कि 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ, 1949 को इनकी डेथ हो गई लखनऊ में, और हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था
तो लखनऊ में इनकी डेथ 1949 में हुई थी, 2 मार्च ही तारीख यहाँ पर होगी। तो ये आपको बात यहाँ पे समझनी है। कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में 1925 में इन्होंने काम किया था। कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट का नाम रहता है, लेकिन जब भारतीय पूछा जाता है तो आंसर आपको क्या करना है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जी की कुछ पुस्तकें भी हैं, जैसे द बर्ड्स ऑफ टाइम, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, गोल्डन थ्रेशोल्ड, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। कुछ हिंदी माध्यम के विद्यार्थी होते हैं, उनको समस्या रहती है कि सर इंग्लिश में इन चीज़ों को ना लिखाया जाए, हिंदी में लिखाया जाए। तो भाई देखो ऐसा है, उन्होंने जब खुद अंग्रेजी में वो टाइटल दिया तो हम लोग कौन होते हैं उसको हिंदी में लिखने वाले। फिलहाल हिंदी में इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, भारत के गीत, सॉन्ग्स ऑफ लाइफ, जीवन के गीत, सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, भारत के गीत, डेथ एंड द स्प्रिंग, मृत्यु और बसंत। इस तरह से उसकी हिंदी निकाली जा सकती है। बट ये जब पुस्तकें आपसे पूछी जाती हैं परीक्षा में तो इंग्लिश वर्जन ही लिखा होता है, तो उसकी कोई इतनी समस्या वाली बात नहीं होती है। द बर्ड्स ऑफ टाइम, समय के पंछी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इस राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। वैसे राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन है, अगली स्लाइड में शायद मैंने लिखे भी हैं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये 4 सिमिलर दिवस हैं और इनको समझना है, कन्फ्यूजन नहीं आपको करना है इसमें। तो राष्ट्रीय महिला दिवस, जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि सरोजिनी नायडू का जो जन्म हुआ था वो 13 फरवरी को हुआ था और वहीं से इस दिवस को लिया गया है। 2014 में इसको पहली बार बनाया गया था। 13 फरवरी को हो गया राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को मनाया जाएगा। हमारे भारत की पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी थी सरोजिनी नायडू, माफ़ कीजिएगा, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी 1966 में जब प्रधानमंत्री बनी तो उसी दिन को 24 जनवरी को महिला सशक्तिकरण के रूप में याद करने के लिए मनाया जाता है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये 8 मार्च को मनाया जाएगा। कई बार विद्यार्थी इसको गलत कर देते हैं, 8 मार्च और 13 फरवरी वाला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक ही में कर देते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करते हैं तो ये मनाया जाएगा 11 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में लिखा हुआ है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट हमारे भारत की जो कांग्रेस पार्टी बनी थी, सबसे पहली पार्टी थी, 1885 में बनी थी। उसमें 1885 से लेकर के 1916 तक तो किसी भी महिला को वहाँ मौका नहीं मिला था अध्यक्ष बनने का। लेकिन एनी बेसेंट ने भारत में कुछ आंदोलनों में काम किया। 1916 में ही उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना भी की थी और धीरे धीरे वो भारतीयों के मन में उन्होंने अपनी जगह बनाई और कांग्रेस पार्टी ने उनको पहली महिला अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया 1917 में। तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। 1847 में ब्रिटिश मूल की ये नागरिक रही हैं, लंदन से इनका नाता रहा है। तो ब्रिटिश मूल में इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1847 को, 20 सितंबर 1933 को इनका निधन हुआ था। लेकिन 1933 में ये भारत में थी और भारत में ही इनकी डेथ हुई थी। 16 नवंबर 1893 को ये भारत आई थी और तमिलनाडु में एक बंदरगाह पड़ता है तूतीकोरिन बंदरगाह। हालांकि तमिलनाडु में बड़े 3 बंदरगाह हैं, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह। इन 3 में से एक बंदरगाह पड़ता है तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है। जब आप भारत के बंदरगाह पढ़ेंगे तो दक्षिणतम बंदरगाहों की लिस्ट में उसकी सूची में सबसे नाम किसका आएगा? सबसे आगे तो तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम आएगा। होम रूल लीग की स्थापना उन्होंने की थी 1916 में। हालांकि बाल गंगाधर तिलक भी थे और 2 क्षेत्रों को संभाल रखा था इन लोगों ने। महाराष्ट्र साइड कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। और तमिलनाडु साइड कौन थी? तो एनी बेसेंट थी 1916 में। 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी और सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना के पहले इन्होंने काम किया है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में। हालांकि स्थापना में मैडम एचपी ब्लावत्स्की थी और कर्नल एचएस अल्कॉट थे। इन 2 लोगों ने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, लेकिन जब उसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया और तब तक एनी बेसेंट भारत आ चुकी थी और तब इन्होंने भारत में इसका प्रचार प्रसार किया, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार किया और उसी दिशा में काम करते हुए 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जिसको 1916 में बीएचयू के नाम से स्थापित किया गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से स्थापित किया गया। यूपीपी
जो पेपर इस साल लीक हुआ था, री एग्ज़ाम जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एनी बेसेंट ने माफ़ कीजिएगा, मदन मोहन मालवीय ने किसके सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो वहाँ पर आंसर बनता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आंसर बन गया था। तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि 1916 में बीएचयू की स्थापना हुई थी और इस समय एनी बेसेंट 1917 में फिर आगे चल करके अध्यक्ष बन जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ है विजय लक्ष्मी पंडित। देखो विजय लक्ष्मी पंडित ये जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, लेकिन हम लोग जब बात करेंगे भारत में प्रथम महिलाओं की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात करें, ये क्या होती है? तो हम लोग जब यूनाइटेड नेशंस पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, उसके 6 अंग होते हैं, उसमें से एक अंग होता है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में से एक अंग होता है महासभा। यूनाइटेड नेशंस या फिर यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें 6 अंग होते हैं। 6 अंगों में से एक होगा महासभा, सुरक्षा परिषद, इस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होगा, सचिवालय होगा और न्यास परिषद होगा। उनमें से महासभा का अलग से अध्यक्ष बनाया जाता है। 1945 से लेकर के 2024 तक के बीच में 8वीं जो महिला अध्यक्ष बनी थी वही कौन थी? एनी बेसेंट। 1945 से लेकर के 2024 तक के जितने अध्यक्ष बन चुके हैं, इसमें आज तक एक भी महिला किसी दूसरे देश से नहीं रही है, और अगर कोई महिला रही है तो वो भारत से रही है, और उनका नाम क्या है? विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ, और अगला नाम लिखा हुआ है कर्णम मल्लेश्वरी। एक टॉपिक बहुत अच्छा आपको करंट अफेयर में मिलने वाला है कुछ दिनों के अंदर, पेरिस ओलंपिक। कर्णम मल्लेश्वरी जो नाम लिखा हुआ है, इसको हम लोग ओलंपिक से समझते हैं। इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली, ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला। अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देना है कि मैंने पदक शब्द का प्रयोग किया है, मैंने ना तो लिखा है कांस्य पदक, ना तो लिखा है स्वर्ण पदक या फिर रजत पदक, क्योंकि इन्होंने जब पदक प्राप्त किया था उसके पहले तक किसी भी भारतीय महिला ने कोई भी पदक प्राप्त नहीं किया था। और वो पदक कौन सा था? तो कांस्य पदक था। और वो ओलंपिक किस देश में हुआ था? वो ओलंपिक हुआ था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया देश में, सिडनी शहर पड़ता है। सन 2000 की बात है ये, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक हुआ था, वहाँ पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो इनका नाता जो रहा है वो वेट लिफ्टिंग से रहा है, यानी कि भारोत्तोलन से रहा है। भारोत्तोलन, वजन उठाया जाता है इसमें, और कर्णम मल्लेश्वरी जी ने भी कांस्य पदक जीता था इस क्षेत्र में। इसके बाद अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि ओलंपिक गेम्स सबसे पहली बार कब हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी 1896 में, और अभी हाल ही में इसका जो ओलंपिक होने वाला है 2024 में होने वाला है। 2024 में जो ओलंपिक होगा ये 33वें नंबर का होगा। इसके पहले 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ था वो 32वां ओलंपिक था, जापान में हुआ था, टोक्यो में हुआ था। लेकिन 2024 वाला जो होगा ये पेरिस में होगा। जुलाई महीने में इसके आपको अलग अलग मेडल्स की जानकारी मिलती रहेगी कि भारत में कितने लोगों ने कौन सा मेडल जीता है, दुनिया में सबसे पहला मेडल किसने जीता, सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते, सारी चीज़ें। सबसे पहली बार जो ओलंपिक गेम हुए थे 1896 में, वो एथेंस में हुए थे। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछें कि एथेंस में ओलंपिक गेम्स कितनी बार हुए हैं, तो 2 बार हुए हैं, 1896 और 2004। 2004 में भी ओलंपिक गेम कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे। सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक गेम अमेरिका में हुए हैं, और भारत में एक बार भी ओलंपिक गेम अब तक नहीं हुआ है। भविष्य में हो सकता है मौका मिल जाए, लेकिन अभी तक की स्थिति के अनुसार भारत में एक बार भी ओलंपिक गेम्स का आयोजन नहीं हुआ है। ओलंपिक शब्द क्या है, ओलंपिक शब्द कैसे बना, ये सारी चीज़ें हम लोग स्पोर्ट्स चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रमंडल खेल, ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स को ही राष्ट्रमंडल कहते हैं,
एशियन गेम्स, ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में ओलंपिक की चर्चा होगी। और आप लोग कमेंट करके भी बताते रहा करिए कि सर स्टैटिक जीके में ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, जो टॉपिक आपको लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी की बात डिस्कस हो चुकी है। इसके बाद वी.एस. रमादेवी लिखा हुआ है नाम यहाँ पे। देखिए वी.एस. रमादेवी को पहली महिला के रूप में जाना जाता है। कैसे? तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर हम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, सीईसी की बात करें, तो हमारे भारत में एक संस्था है चुनाव आयोग। इसका काम होता है देश में चुनाव करवाना। और चुनाव आयोग के लिए जो संस्था का गठन हुआ था वो संस्था थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI, इसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ। इसी वजह से 2011 से एक दिवस शुरू किया गया था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 को मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उनके समय में नए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई थी, जिससे कि जो नए मतदाता हो वो ये ना सोचे कि हमारे वोट डालने से क्या ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, अपने मत का प्रयोग करना है, जिससे कि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। ओके, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो हमारे संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक के इसके प्रावधान दिए गए हैं। सारी चीज़ें आपको 324 से लेकर के 329 तक की मिल जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय होगा वो दिल्ली में होगा और इसने काम करना शुरू कर दिया था 1950 में। 1950 में पहली बार इसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था वो सुकुमार सेन को बनाया गया था। सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस, माफ कीजिएगा, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही आप बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। हमारे भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन थे। इसी तरह से धीरे धीरे मुख्य चुनाव आयुक्त बनते गए और वर्तमान समय में हमारे भारत में 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त काम कर रहा है। उस व्यक्ति का नाम है राजीव कुमार। 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अंडर में ही 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। 19वीं लोकसभा के चुनाव स्वाभाविक सी बात है कि इनके अंडर में नहीं होंगे, अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएगा कोई न कोई। लेकिन 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के पहले से लेकर के 25 तक के कई लोग बन चुके। उसमें बीच में बने थे 9वें मुख्य चुनाव आयुक्त, और 9वां मुख्य चुनाव आयुक्त जो बना था वही कौन थी? वी.एस. रमादेवी। 9वें मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद एक बहुत ही बेहतरीन काम करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान चुनावी प्रक्रिया में बहुत बेहतरीन उपलब्धियां प्राप्त की। कुछ ऐसे कार्य किए जैसे कि चुनाव में होने वाली जो धांधली थी वो कम हो गई और देश में बेहतर या फेयर चुनाव होने लगे, तो उनको काफ़ी ख्याति प्राप्त हुई एक बेहतरीन मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। टी.एन. शेषन एक ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी प्राप्त किया हुआ है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस के राष्ट्रपति हुआ करते थे रैमन मैग्सेसे। उनके निधन के बाद, उनकी मृत्यु के बाद वहाँ की सरकार ने एशिया का नोबेल के रूप में वो पुरस्कार शुरू किया था। रैमन मैग्सेसे हमारे भारत में सबसे पहला रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विनोबा भावे को मिला था। ये जानकारी जो मैं बोल करके बता देता हूँ, इसको आप नोट कर लिया करिए। वीडियो को बार बार चला करके, पॉज करके, दोबारा चला करके नोट कर लिया करिए। थोड़ा सा आलस मैंने कर लिया है, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप आलस नहीं करें, वीडियो को दोबारा चला लीजिए और उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो नीरजा भनोट लिखा हुआ है। आखिर इनको किस रूप में हम लोग प्रथम मानते हैं? आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी नीरजा, अनिल कपूर साहब की बेटी है सोनम कपूर, उन्होंने उसमें नीरजा का रोल किया है। आप अगर मौका मिले तो इस फिल्म को देख लीजिएगा। इनको अशोक चक्र मिला था, लेकिन मरणोपरांत। अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला। आप इसमें भारतीय शब्द नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। पहली भारतीय महिला
1987 में। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये इनको मरणोपरांत मिला था। दुख की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ और गर्व की बात भी है, दुख की बात भी है, क्योंकि इन्होंने एक प्लेन हाईजैक में लगभग 350 यात्रियों को बचाया था। ये एयर होस्टेस थी और इन्होंने अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गई। आतंकवादियों ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया था और अपनी जान पर खेल करके इन्होंने उन सभी यात्रियों की जान बचाई। हालांकि कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी, लेकिन ज़्यादा एक बड़ी तादाद में लोगों को इन्होंने बचा लिया था। तो भारत सरकार ने इनकी निधन के बाद इनको सम्मानित किया अशोक चक्र से। जब किसी व्यक्ति के निधन के बाद उसको पद्म भूषण, पद्म विभूषण या फिर भारत रत्न या इस तरह के पुरस्कार मिलते हैं तो उसके घर वालों को, उसके सगे संबंधियों को बुला करके सम्मानित किया जाता है। कई बार बच्चे पूछते हैं सर अगर उनकी डेथ हो गई तो फिर ये पुरस्कार उनको क्यों दिया गया, या फिर वो अगर दिया गया तो किसको मिलेगा? तो उनके सगे संबंधियों को या घर वालों को मिलेगा। नीरजा भनोट को मैंने लिखा है अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला। अब अशोक चक्र क्या होता है, आइए इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, या फिर जो वीरता पुरस्कार होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो एक वीरता पुरस्कार होते हैं युद्ध काल के और कुछ होते हैं शांति काल के। अगर हम युद्ध काल की बात करें तो युद्ध काल में 3 बड़े पुरस्कार हैं और शांति काल में भी 3 बड़े पुरस्कार हैं, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। लेकिन अगर शांति काल की बात करें तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। एक पेपर हुआ था पीईटी का 2023 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि अशोक चक्र वर्ग सेकंड का पुराना नाम क्या था। आई थिंक अशोक चक्र वर्ग सेकंड का पुराना नाम क्या था या अशोक चक्र वर्ग थर्ड का पुराना नाम क्या था। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो आइए उस प्रश्न को भी सॉल्व करने का यहाँ पर हम लोग लॉजिक समझ लेते हैं। दरअसल अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र की जब स्थापना हुई थी उसके पहले इसको कहा जाता था अशोक चक्र वर्ग फर्स्ट। इसको कहते थे अशोक चक्र वर्ग फर्स्ट, इसको कहते थे अशोक चक्र वर्ग सेकंड, अशोक चक्र वर्ग सेकंड, और इसको कहते थे अशोक चक्र वर्ग थर्ड, अशोक चक्र वर्ग थर्ड। इसी को चेंज करके नाम रख दिया गया अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, और उसके पहले परमवीर, महावीर और वीर चक्र। तो हमने आपको इस वीडियो में 10 भारत की प्रथम महिलाओं की जानकारी दी। पार्ट 1 था ये, पार्ट 2, पार्ट 3, 2 या 3 क्लासेस में ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इस यूट्यूब चैनल पे आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। लगातार आप इस चैनल के साथ बने रहिए। ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, आपने नोट्स बनाए, नहीं बनाए तो ज़रूर बनाइए, उसके बाद उसको याद करिए। प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। एक चैप्टर खत्म होने के बाद भारत की प्रथम महिलाएं जैसे ही खत्म होंगी हम इसकी 50, 60, 70 क्वेश्चन की एक सीट कराएंगे। यहीं पे आपको उसके क्वेश्चन आंसर सेशन मिलेंगे। एक चैप्टर खत्म होगा उसकी सीट यहीं पे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।